नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज भी फैसला नहीं हो सका है। अब कल 2:30 बजे के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच अहम जानकारी ये है कि जो तीनों आरोपी हैं आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, उनके वकीलों की ओर से जो दलील है वो पूरी हो गई है। अब एनसीबी की ओर से जो पक्ष है वो एएसजी द्वारा कल बॉम्बे हाई कोर्ट में 2:30 बजे के बाद रखा जाना है। इधर जांच अधिकारी के खिलाफ जांच भी जारी है। एनसीबी की जो टीम 5 सदस्यों की मुंबई पहुंची है, उन्होंने समीर वानखेड़े का बयान आज करीब 4 घंटों तक दर्ज किया है और ये साफ जरूर कर दिया गया है कि समीर वानखेड़े ही इस मामले की, जो आर्यन खान ड्रग्स क्रूज शिप मामला है, उसकी जांच करते रहेंगे। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार को भी नहीं हो सका। अर्जी पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टल गई। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से तर्कों के तीर चले। आरोपी अरबाज और मुनमुन का पक्ष रखा गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने कहा कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के मेमो में कहीं भी साजिश या तस्करी की बात नहीं है। तीनों अलग अलग लोग हैं। यहाँ सिर्फ ड्रग्स सेवन की बात है। जो जुर्म हुआ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी हुई है। ये मामला ड्रग्स के निजी इस्तेमाल से ज्यादा कुछ नहीं है। केस को बेवजह बड़ा किया जा रहा है। जब साजिश ही नहीं थी तो गिरफ्तारी क्यों की गई? बेल नियम है, जबकि जेल अपवाद होना चाहिए। उधर मुकुल रोहतगी ने संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लेख करते हुए नागरिक की लिबर्टी का मुद्दा उठाया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना गिरफ्तार करना उसके अधिकारों का हनन है। मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा कि मुनमुन ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, न ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ। आर्यन और अरबाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम डे 1 से ही बताते आ रहे हैं कि हम तो मुंबई ही दूसरी बार आ रहे हैं। हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। हम अगर जानते भी थे तो इतना ही जानते थे क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के बेटे हैं, तो हम सिर्फ इतना उसको सिर्फ बाय नेम जानते थे। हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, फोन नंबर्स नहीं थे, कोई चैट नहीं था। एनसीबी अभी तक स्टैब्लिश करने में फेल हुई है कि हमारा कोई भी कनेक्शन था। बिना कनेक्शन के आप हमें इनसे कॉन्स्पिरेसी में चार्ज ही नहीं कर सकते। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का कथित निकाहनामा जारी किया। बचाव में उनके पिता और पत्नी फिर मीडिया के सामने आए। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी। जो उनकी मदर इन, मतलब उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू, अभी भी एससी हूँ। मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है। इधर एनसीबी के पंच प्रभाकर सैल के आरोपों को लेकर मुंबई पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। तो एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली से आकर मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पूछताछ की। टीम ने पंच प्रभाकर सैल और किरण गोसावी को भी तलब किया है, लेकिन दोनों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। दोनों नहीं आए। लिहाजा विजिलेंस टीम के मुखिया और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मीडिया के जरिए अपील की है कि दोनों आएं और अपना बयान दर्ज कराएं, अपनी बात रखें। दोनों को 2 दिन का वक्त दिया गया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक, राजेंद्र दयालकर और सहयोगी पूजा भारद्वाज के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। और सरकार की इच्छा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बिठा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा के नाम पर सारी छूट नहीं ली जा सकती है। लोगों की आजादी और निजता का अधिकार भी अहम है। क्या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी ने पेगासस खरीदा है? और क्या उससे किसी भारतीय नागरिक की जासूसी हो रही थी? अगर हो रही थी तो किस कानून के तहत? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RV रविंद्रन,
पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और आईएसओ आईईसी जेटीसी के चेयरमैन संदीप ओबरॉय हैं। साथ ही 3 तकनीकी सदस्य भी शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई लिहाज से अहम है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पेगासस की स्वतंत्र जांच का विरोध करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। हर नागरिक की निजता के अधिकार को बचाया जाना चाहिए। इसका वास्ता लोगों के बोलने की आजादी से भी है, जो बेहद अहम है। केंद्र के अस्पष्ट रुख के कारण ये कमेटी बनानी पड़ रही है। अदालत मूर्ख दर्शक बनी नहीं रह सकती। ये जो मैटर है, इसमें हमने एक निजता के अधिकार के हनन का केस बना पाए हैं हम, और इसलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा की जाएगी, अलॉन्ग विथ उसमें उनके साथ 6 मेंबर हैं कमेटी के। फैसला जहाँ तक है, मेरे ख्याल में फैसला अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ लिखा है कि सरकारों को कैसे नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहिए, नागरिकों की मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपनी कमेटी बनाने की अर्जी भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं, बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए। ऑर्डर किसने किया? फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। सरकार भी कमेटी बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसमें और अधिक तत्परता की आवश्यकता थी, जो उस समय नहीं बरती गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लीड लेकर के ये कमेटी बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे पहले जॉन ऑरवेल का एक कोट दिया है कि यदि कोई सीक्रेट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अपने आप से छिपाना होगा। जाहिर है निशाना सीधा केंद्र सरकार पर है, लेकिन सवाल ये भी है कि अब इस कमेटी को सबूतों की तलाश में उसी केंद्र सरकार के पास जाना होगा जिस पर आरोप लगे हैं। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा और कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में वो अमित शाह से मिलने वाले हैं और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अक्षय डोंगरी की रिपोर्ट देखिए। मेजर पॉलिसी वर्क्स other than that in the manifesto. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन अब भी नाम और निशान का इंतजार है, सहयोगियों का भी। वे बीजेपी और अकाली के एक टूटे हुए धड़े के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। It's a very simple thing. When you go into battle, you have to go in force. Unless you are strong, you can't fight. And therefore, I want to be strong to fight with both the Congress and the Akali Dal and the Aam Aadmi, and I will talk to for seat adjustments to the BJP, and I will also talk to Mr. Teensah, and we will put up a united front to defeat these parties. हालांकि कांग्रेस का कोई विधायक अब तक उनके साथ नहीं गया है। कैप्टन का दावा है कि बहुत से कांग्रेसी उनके संगठन से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पंजाब के हितों का सौदा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री से अपने फैसले पर विचार करने की अपील की। मुझे लगता है कि कैप्टन साहब को जो है वो नाराजगी छोड़ देनी चाहिए और अपना फैसला मुड़ विचार करना चाहिए, त्याग देना चाहिए नई पार्टी का, नहीं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैनू क्या सी इत्तेफाक से पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन दोनों दिल्ली आए हैं। कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ पंजाब कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अंतर्कलह को सुलझाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा की जाने वाली यह घोषणा कि वो अपनी खुद की पार्टी शुरू करने जा रहे एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। और जब चुनाव पंजाब में बेहद नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी को पुरजोर कोशिश करनी होगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी के और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर ना जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह
द्वारा शुरू की जाने वाली पार्टी से कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में कम से कम नुकसान हो। कैमरा पर्सन पवन तिवारी और सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोग घायल। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे की तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे से तेजी से आती बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर और बस कंडक्टर समेत 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से बीते 3 दिनों से बंद मुगल रोड को खोल दिया गया है। ये रोड कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है और अक्सर सर्दियों के इन दिनों में बर्फबारी की वजह से कई दिनों तक बंद भी रहता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। फिलहाल 3 दिनों से बंद इस मुगल रोड को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बैंड स्टैंड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।